हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि जेवी का पहला पेपर है, उसी के यूनिट 44 का हम पार्ट 2 आज डिस्कस कर रहे हैं। यही से हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होगी इस चैप्टर में। तो पैरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी बैंक करता है, तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है। तो पहला आता है इसमें स्पॉन्सरिंग ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड ये क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड आईडीएफ इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो इसको सेटअप करने का क्या पर्पस है, तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। हम आईडीएफ यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड के बारे में पढ़ रहे हैं पहले, और फिर हम देखेंगे कि बैंक इसमें किस तरह से स्पॉन्सरिंग का रोल प्ले करता है। तो आईडीएफ क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, यानी कि इसकी हेल्प से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट आप दो तरह से कर सकते हो, म्यूचुअल फंड की फॉर्म में भी ये हो सकता है, और एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की फॉर्म में भी ये हो सकता है। अगर म्यूचुअल फंड की फॉर्म में आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आप जानते हैं, सड़कें, रोड, इस तरह की जो चीजें हैं, तो उस सेक्टर में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड की फॉर्म में भी हो सकता है और एनबीएफसी फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये म्यूचुअल फंड की फॉर्म में होगा, आईडीएफ यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फॉर्म अगर म्यूचुअल फंड की फॉर्म में होगा, तो इसको कौन रेगुलेट करेगा। इसको रेगुलेट किया जाएगा सेबी के द्वारा। अगर ये एनबीएफसी की फॉर्म में होगा तो वो आरबीआई के द्वारा गवर्न किया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये काम करते हैं। तो वही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड में जो है ये म्यूचुअल फंड की फॉर्म में भी सेटअप हो सकता है, एनबीएफसी की फॉर्म में भी सेटअप हो सकता है। प्रॉपर जो है बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज के रिगार्डिंग होनी चाहिए, और उसमें जो है प्रॉपर जो भी आप प्रोस्पेक्टस लागू कर रहे हैं, जो प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं बैंक, तो जो स्पॉन्सरिंग बैंक है जो कि स्पॉन्सर्स कर रहा है इसको, तो उसकी लायबिलिटी किस हद तक होगी, टू द एक्सटेंड ऑफ इस कंट्रीब्यूशन टू पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल का एक फिक्स परसेंट है। मान लीजिए अगर वो 10% है, तो 10% तक का ही जो है बैंकों का लायबिलिटी राइज होगा। अगर कोई रिस्क आता है तो उससे ज्यादा नहीं होगा। तो जो उसका प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस क्या है, ये पूरा इसमें पूरा डिटेल रहता है। जैसे आप कोई शेयर खरीदने जा रहे हो तो शेयर की कंपनी का पूरा प्रोस्पेक्टस रहता है। तो वैसे जैसे म्यूचुअल फंड या अगर आप एनबीएफसी कंपनी के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो प्रोस्पेक्टस या जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर कट मेंशन होनी चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन की बैंक की लायबिलिटी उसी हद तक है जिस हद तक बैंक ने इसके पेड अप कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो ये आपका हो गया स्पॉन्सरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय डेट फंड। तो ये एक तरीके की पैरा बैंकिंग एक्टिविटी जो कि बैंक करता है। अगला आता है इक्विपमेंट लीजिंग एंड हायर परचेज। तो हायर परचेज या लीजिंग का पर्पस क्या होता है। हायर परचेज मतलब कोई भी इक्विपमेंट है आपके पास। हायर परचेज को ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे आपने देखा कि आपके पास मान लीजिए लैपटॉप है, ठीक है, आपने उसको हायर परचेज पे दिया। अभी हायर परचेज पे दिया मतलब हर महीने जो है एक फिक्स ईएमआई आप कस्टमर से लेंगे, और ये जो लैपटॉप है ये तब तक आपका नहीं होगा जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट कस्टमर नहीं पे कर रहे। तो हायर परचेज में ऐसे ही होता है कि जो भी चीज आप दे रहे हैं हायर परचेज पे, चाहे लैपटॉप या कोई भी चीज है, तो उस चीज को कस्टमर का जो पेमेंट है, एक बार में तो कुछ डाउन पेमेंट जैसे 20% ले लेंगे, ठीक है, अपफ्रंट। उसके बाद जो बाकी का बैलेंस होगा उसके आप ईएमआई बना देंगे। जब लास्ट ईएमआई कस्टमर पे करेगा तब जाके ये कस्टमर का ये प्रोडक्ट, कस्टमर इसका ऑनर हो जाएगा। पर वो प्रोडक्ट को पहले दिन से इस्तेमाल करेगा, बट उसका वो ऑनर नहीं होगा। पूरी ऑनरशिप किस दिन ट्रांसफर होगी, जब वो लास्ट में जो है लास्ट अपने इंस्टॉलमेंट को कस्टमर पे करेगा। तो लीजिंग का भी वही कंसेप्ट होता है, लीज पे कोई चीज को देना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई लोग अपने घर को लीज पे देते, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए एडवांस में 5 लाख रुपए आपने दे दिए, ठीक है, तो आपको रेंट देने का जरूरत नहीं है। और लास्ट में जो भी आपका फाइनल अमाउंट होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। कई बार ये इंटरेस्ट की फॉर्म में भी होता है, कई बार क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट आप लीज के तौर पे करते हैं, उसके लिए एक तरीके की उसकी कीमत आप बोल लीजिए, ठीक है, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कीमत। पर लीज में ये होता है कि वो प्रोडक्ट हमारा नहीं होता। जैसे अगर आपको इक्विपमेंट को अगर लीज पे लेके आए, तो लीज का मतलब क्या होगा कि वो इक्विपमेंट हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, और बदले में हम उसका जो भी चार्ज है, जो भी उसका ईएमआई या कुछ भी बोल, ईएमआई इसमें नहीं बोल सकते, क्योंकि ईएमआई वहां पे आता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट हमारी हो जाती है, ठीक है। लीज में ऐसा नहीं, आपने कोई चीज लीज पे ली है, जैसे कोई दुकान आपने ली है लीज पे, तो अब हर महीने उसका रेंट पे कर रहे हैं। रेंट पे कर रहे हैं, और तब तक जब तक आप रेंट पे करेंगे तब तक आप उस दुकान को इस्तेमाल कर पाएंगे। जब आपने रेंट पे करना बंद कर दिया तो आपको दुकान खाली करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो लीज का मतलब किसी भी चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेंट बेसिस पे। हायर परचेज में ऐसा नहीं होता। हायर परचेज में जो भी अमाउंट होगा, जो भी चीज होगी, जो भी इक्विपमेंट होगा, वो उसके हम ऑनर हो जाएंगे, हमारे को कुछ इंस्टॉलमेंट बना के दे दी जाएगी, और जैसे ही हम अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हम उसके ऑनर हो जाएंगे। तो ये आपका डिफरेंस है लीज और हायर परचेज। तो बैंक क्या करता है, बैंकों की जो सब्सिडी कंपनीज है, तो वो लीज और हायर परचेज का काम कर सकते हैं विद प्रेयर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो उसके लिए जो है पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब बैंक ये वाली एक्टिविटीज में कर सकते हैं। इसको लेके गाइडलाइंस बताई गई है। पहला, जो भी सब्सिडी या बैंक है उनके साथ अगर जॉइंट वेंचर सेटअप कर रहा है किसी भी इन एक्टिविटीज में, लीज या हायर परचेज, तो जो है
तो जो भी सब्सिडी या जॉइंट वेंचर है वो ऑलरेडी इस तरह की एक्टिविटी में डील कर रही है, लीज या हायर परचेज वाली एक्टिविटी में ऑलरेडी वो डील कर रही है। दूसरा बोला है कि वाइल बैंक में इन्वेस्ट इन अदर इक्विपमेंट, बैंक अगर मान लीजिए लीज हायर परचेज फैक्टरिंग कंपनी या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो सेक्शन 19(2) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसी के सेक्शन 19(2) में लिमिट्स बताई गई है। ठीक है, और किसने ये लिमिट्स बताई है? इसमें आरबीआई का भी प्रॉपर अप्रूवल रहता है। तो जो लिमिट्स बताइए उसी लिमिट तक बैंक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरा बोला है कि कोई भी एक्टिविटी जैसे लीज हायर परचेज या फैक्टरिंग सर्विसेज के लिए प्रॉपर जो है स्किल्ड पर्सनल, मतलब जो एम्प्लॉय है उनकी प्रॉपर स्किल्ड होनी चाहिए, तो स्किल्ड एम्प्लॉय होने चाहिए और प्रॉपर उसका एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और बैंकों की सारी ब्रांचेस नहीं, कुछ सेलेक्टिव ब्रांच ही इस एक्टिविटी या इस फैसिलिटीज को अरेंज कर इस अरेंजमेंट या इस फैसिलिटीज की सुविधाएं दे सकती है। तो तीसरा हो गया स्पेशलिस्ट आपके स्किल पर्सनल होना चाहिए और प्रॉपर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और कुछ सेलेक्टिव ब्रांच ही अगर चाहे तो इस फैसिलिटी को दे सकती है। चौथा इसमें पॉइंट आ जाएगा कि तो जो भी बैंक ये फैसिलिटीज दे रहा है अपने सब्सिडी के थ्रू कैसे भी हायर परचेज या फैक्टरिंग की जो सर्विसेज दे रहा है, वुड बी कवर्ड विद इन द एक्सटेंड एक्सपोजर सीलिंग। तो जो हमारा एक्सपोजर सील है कि यहाँ पे हम इतने तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस एक्सपोजर सीलिंग के अंदर ही वो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू फ्रेम एंड अप्रोप्रिएट पॉलिसी। तो जो रिलीज है ये है, इसके रिगार्डिंग बैंकों की प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए विद द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड। तो जिसमें जिस पॉलिसी को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया होना चाहिए, ये इसके लिए ताकि कोई असेट लायबिलिटी में मिसमैच आ जाए तो प्रॉपर सेफ गार्ड अवेलेबल रहे। ठीक है, ये सारा आपका नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो गया। इसके बाद इससे अगला पॉइंट आता है कि एनी चेंजेस इन रिस्पेक्ट टू गाइडलाइंस। तो बैंकों के असेट क्लासिफिकेशन में कुछ चेंज करना, उसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस आई है, या इनकम रिकॉग्निशन या लोन के प्रोपोजल के रिगार्डिंग कोई अगर गाइडलाइंस आई है, तो वो लीज असेट्स वाली जो फाइनेंस है उस पर भी वो लागू होती है। और लास्ट वाला पॉइंट आता है इक्विपमेंट लीज या हायर परचेज की जो सुविधा बैंक दे रहा है सब्सिडी के थ्रू। तो इसमें जो हमारे बैंकों के जो भी रेगुलेशंस बनाए गए हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बनाए गए इन्वेस्टमेंट के तहत, तो वो सारे के सारे कंप्लायंस को पूरा करना चाहिए। ठीक है, और जो बिजनेस ये जो लीज या हायर परचेज का बिजनेस अगर बैंक डिपार्टमेंटली कर रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है बैंकों का जो कि ये एक्टिविटी कर रहा है, तो उस टाइप पे ये जो लीज और हायर परचेज है इसको एज ऑन पार, मतलब इस लोन को, ये जो यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है इसको बैंकों का जो लोन और एडवांस है उसके बराबर लेके चलना है, और जो भी नॉर्म्स लोन्स और एडवांस पे एप्लीकेबल होते हैं वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये वाला जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट यहाँ पे हो गया। तो जो इक्विपमेंट और लीज था, स्पॉन्सरिंग तो सिंपल ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड की बैंक स्पॉन्सरिंग करता है, और जो भी उसके प्रोस्पेक्टस से ऑफर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें बैंक स्पेशल बताता है कि हमारा जो लायबिलिटी उसी हद तक होगा जिस हद तक हमारा पेड अप कैपिटल का इस म्यूचुअल फंड या इस कंपनी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये बैंक म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकता है, या फिर ये जो इसमें जो आईडीएफ में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो या तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकता है या एनबीएफसी कंपनी के थ्रू भी इसमें कर सकते हैं। बैंकों की प्रॉपर एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए, और प्रॉपर डिस्क्लोजर्स करना है प्रोस्पेक्टस में कि हमारा लायबिलिटी उसी हद तक है जिस हद तक हमारा पेड अप कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है। दूसरा आता है इक्विपमेंट लीजिंग एंड हायर परचेज। लीजिंग और हायर परचेज का पहले हमने डिफरेंस देखा। लीजिंग में क्या होता है कि कोई चीज आप लीज पे ले रहे हो तो आपको हर महीने रेंट पे करना पड़ता है, और उस चीज को आप तभी तक इस्तेमाल कर पाओगे जब तक आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट है और जब तक आप उसका रेंट पे कर रहे हो। हायर परचेज का बिल्कुल उल्टा होता है। हायर परचेज में क्या होता है कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं, और मान लीजिए हायर परचेज की सुविधा बैंक तब देता है जब वो काफी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही कोई कस्टमर मान लीजिए उसको बहुत ही एक्सपेंसिव मशीनरी खरीदनी है। ठीक है, तो मशीनरी खरीदनी है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, अब एक बार में इतना सारा पेमेंट नहीं कर सकते, तो 20% का वो डाउन पेमेंट करेगा, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा उसको इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में जो है वो पे करेगा। जब उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट कस्टमर पे करेगा तो वो जो चीज है वो कस्टमर की इसमें हो जाती है, तो वो हो जाता है हमारा हायर परचेज। तो ये डिफरेंस है आपका लीजिंग और हायर परचेज में, और इन दोनों को बैंक अपने सब्सिडी के थ्रू या फिर अपने डिपार्टमेंट के थ्रू ये वाली एक्टिविटी भी करता है। इसमें बैंकों को कुछ चीजों का ध्यान, कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना होता है। तो पहला बोला है कि जिस कोई अगर सब्सिडी या जॉइंट वेंचर के थ्रू कर रहा है तो वो इस चीज में ऑलरेडी डील करनी चाहिए। दूसरा बोला कि बैंक अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो 19(2) जो सेक्शन 19(2) है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो उसमें लिमिट्स बताइए, तो उसी लिमिट्स तक बैंक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और प्रॉपर आरबीआई का पहले से इसमें अप्रूवल होना चाहिए। और बैंक इसके प्रमोटर की तरह काम कभी नहीं करेगा। प्रमोटर का मतलब क्या है कि वो कंपनी कभी थी नहीं, आप ही ने उसको शुरू किया, तो इस तरह से प्रमोटर की तरह काम नहीं करेगा, ऑलरेडी वो डील कर रही हो कि उसी में बैंक जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तीसरा पॉइंट बोला है कि इसके लिए प्रॉपर रिक्वायर्ड जो है स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। स्किल्ड पर्सन मतलब जो जिनके अंदर स्पेसिफिक स्किल्स होती है इस तरह की एक्टिविटी को करने के लिए, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और बैंक अगर चाहे तो कुछ अपनी सेलेक्टिव ब्रांच के थ्रू ये एक्टिविटीज इसमें कर सकता है। चौथा इसमें पॉइंट बोला है कि बैंकों को जो एक्सपोजर सीलिंग का जो लिमिट है उसी लिमिट के तहत बैंक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि बैंकों को इसको लेके प्रॉपर पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे बैंक के वो इसको अप्रूव करेंगे, और इसमें प्रॉपर सेफ गार्ड्स होने चाहिए। सेफ गार्ड्स मतलब अगर मान लीजिए असेट
लायबिलिटी का मिसमैच हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो ऑप्शंस भी इसमें रहना चाहिए। कोई भी गाइडलाइंस बैंकों के असेट क्लासिफिकेशन या इनकम रिकॉग्निशन को लेके आती है, उस गाइडलाइंस में अगर कोई चेंज आता है तो वो चेंज आपके इस वाले बिजनेस में भी लागू किया जाएगा। तो जो लीज में जो आपके असेट्स है तो उस पर भी ये वाला जो चेंज है वो लागू किया जाएगा। और इसमें बोला है कि बैंक अगर किसी सब्सिडी के थ्रू ये लीज या हायर परचेज का बिजनेस कर रहा है, तो उसको जो भी रेगुलेशंस के जो भी कंप्लायंस है सभी का पूरा पालन करना पड़ेगा, मतलब सभी कंप्लायंस को मानना पड़ेगा। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला है कि अगर बैंक डिपार्टमेंटली ये वाला बिजनेस कर रहा है, मतलब बैंकों का कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इस तरह की अगर एक्टिविटी कर रहा है सब्सिडी के थ्रू नहीं, तो जो डिपार्टमेंट के बाकी के जो लोन है, बैंकों के जो बाकी के लोन है, इस वाले लीज या हायर परचेज वाले को भी उसी के बराबर ट्रीट किया जाएगा उस लोन को। और जो भी नॉर्म्स लागू होते हैं लोन और एडवांसेस पे, तो इनके ऊपर भी वही जो नॉर्म्स है लागू होंगे। तो दो जो है पैरा बैंकिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है फैक्टरिंग सर्विसेज। तो फैक्टरिंग सर्विसेज में एक्जैक्टली होता क्या है, इसमें एक बैंक है जो कि फैक्टर का काम करता है। अभी फैक्टर का काम होता क्या है, पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसकी जो नॉर्म्स और रेगुलेशन है वो भी सब हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फैक्टरिंग का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, ठीक है। एक कस्टमर है इंडिया में ए, एक इसमें से बायर है और एक है सेलर। एक ने गुड्स बना के खरीदे और बी ने क्या किया, उससे सेल किए। बी ने उसको सेल किया और ए ने बाई किया। तो मान लीजिए उसको उसका कीमत था 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के गुड्स ए ने खरीदे बी से, बट ए ने बोला कि इस गुड्स को मैं मार्केट में बेचूंगा, मेरे पास पैसा आएगा तब मैं आपको पेमेंट कर पाऊंगा। तो एक तरह से उसने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई बिल बना दिया। अभी बिल तो बना दिया, अभी वो जो बिल है, बिल में लिखा हुआ है कि 1 लाख के मैंने गुड्स खरीदे और मैं इसका पेमेंट 5 मंथ्स बाद करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा जो बी है उसको भी अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्रेडिट पे यानी कि उधार पे जो है चीजें देनी होती है। तो उसने 5 महीने का टाइम मांगा कि 5 महीने में पेमेंट कर दूंगा। अभी बी के पास क्या है, एक सिर्फ लेटर बिल ऑफ एक्सचेंज है, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा उसके पास और कोई चीज नहीं है। अभी बी के पास मान लीजिए नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, तो उसको उसका पेमेंट एक तरह से 5 महीने के लिए अटक गया, क्योंकि ए जो है पेमेंट 5 महीने बाद करेगा। अभी बी के पास नए नए और भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन बी के पास पैसे नहीं है उन नए ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए। तो ये जो बी है वो एक बिल लेके बैंक के पास जाता है, जिसको बोला जाता है फैक्टर। तो फैक्टर में क्या होगा, बैंक चेक करेगा कि बिल का अमाउंट कितना है, सॉरी बिल का अमाउंट है 1 लाख रुपए, टाइम कितना है 5 महीने बाद। तो वो कहेगा कि मेरे इस बिल को डिस्काउंट कर दो, ठीक है। ये कस्टमर बोलेगा मिस्टर बी कि मेरे इस बिल को डिस्काउंट कर दो, क्योंकि इस बिल पे लिखा हुआ है कि 5 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलेगा, पर मेरे पास अभी नया ऑर्डर आया तो मुझे इसके लिए पैसे अभी चाहिए, मैं 5 महीने तक का वेट नहीं कर सकता, ऐसा उसने बोला। तो बैंक ने बोला ठीक है हम फैक्टरिंग कर देंगे। तो फैक्टरिंग में क्या होगा, 80% तक जो है बिल डिस्काउंट हो जाता है। तो 1 लाख का 80% कितना हो गया, 80 हजार। तो उस टाइम पे बैंक इमीडिएटली 80 हजार जो है बी को दे देगा। बाकी का 20 हजार कब, जब ये जो ए है पेमेंट करेगा 5 महीने बाद, तो बाकी का 20 हजार तब मिलेगा। और इसमें जो है बैंक जो 80,000 कस्टमर को दे रहा है अभी, तो उस पर इंटरेस्ट रेट कुछ चार्ज करेगा। और जो बैंक ये जो सर्विसेज दे रहा है फैक्टरिंग के, तो उसके लिए कुछ कमीशन भी बैंक कस्टमर से चार्ज करेगा। तो यही होता है फैक्टरिंग सर्विसेज। तो इसमें बैंकों का भी फायदा है कि बैंकों ने इंटरेस्ट ऑन किया, प्लस उसको कमीशन भी मिला इस सर्विसेज के लिए। कस्टमर का भी फायदा है कि उसको 5 महीने का वेट करना पड़ता ये 1 लाख रुपए के लिए, लेकिन उसको इमीडिएटली 80,000 मिल गए। तो ये फैक्टरिंग ऐसी सर्विसेज है जिसके थ्रू जो बिल ऑफ एक्सचेंज इन सभी को बैंक डिस्काउंट करता है, ठीक है। ऐसे एक फोरफिटिंग होता है। तो फोरफिटिंग में क्या होता है, पूरा 100% बिल जो है डिस्काउंट हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट ही जो है उसी टाइम इमीडिएटली जो है बी को मिल जाता है, अगर ये फोरफिटिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी हम इसमें फैक्टर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फैक्टरिंग का कंसेप्ट आप समझ गए इसमें क्या हो रहा है। और द फॉलोइंग एक्सपेक्ट हुए, तो बैंक जो है अगर वो फैक्टरिंग वाली एक्टिविटी कर रहा है, रिसीवर्स रिसीवर्स उस बिल को बोला जाता है। जो यहाँ पे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की ना, कि एक बिल मिला बी के पास, तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है आप उसको रिसीवर्स बोल सकते हैं। रिसीवर्स मतलब ऐसी कोई चीज जिसके थ्रू हमें फ्यूचर में कुछ रिसीव होगा, पैसा मिलेगा। तो 1 लाख पेमेंट मिलेगी, तो उस बिल को, बिल ऑफ एक्सचेंज को रिसीवल का नाम इसमें दिया जाता है, उसको रिसीवल भी आप बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। तो जो भी रिसीवेबल्स होते हैं तो उसको बैंक क्या करता है, उसको डिस्काउंट करता है। और क्या क्या चीजों का बैंकों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, बैंक एंड फैक्टर शुड शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन बोरोवर। तो जो बैंक है और जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स कौन हो गया, जो ये एक्टिविटी कर रहा है। बैंक का कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भी फैक्टर हो सकता है, या फिर बैंक की एक अलग से सब्सिडी हो सकती है जो कि फैक्टर का काम कर सकती है। तो बैंक और फैक्टर को, जो भी उसके कॉमन बोरोवर है, ठीक है, जो जो बोरोवर जो कि बैंक के पास भी जा रहे हैं, फैक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो बैंकों को उस तरह की बोरोवर की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो कस्टमर है वो फैक्टर से भी सेम बिल को लेके फाइनेंस करा सकता है बैंक से भी, तो उसमें डबल फाइनेंसिंग का रिस्क रहता है, ठीक है। सेम बिल को लेके दो लोगों ने जो है डिस्काउंट उसको कर दिया, तो पेमेंट आएगी तो एक ही के पास आएगी ना, तो इसलिए डबल फाइनेंस रोकने के लिए जो कॉमन बोरोवर है उसकी इन्फॉर्मेशन इनको आपस में शेयर करनी होती है। दूसरा बोला है कि बैंक को एक, बैंक आर रिक्वायर्ड टू इशू लेटर ऑफ डिस्क्लेमर टू द फैक्टर। बैंक एक लेटर ऑफ डिस्क्लेमर इशू करेगा किसको, फैक्टर्स को, ऑन बुक डेप्ट फैक्टर। बुक डेप्ट वही है जो रिसीवर्स, उसको बुक डेप्ट का भी नाम दिया जाता है। तो जो बुक डेप्ट फैक्टर हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जो है डिस्क्लेमर देगा कौन, बैंक।
इस डिस्क्लेमर से क्या होगा, टू फैसिलिटेट असाइनमेंट ऑफ डेब्ट एंड फैक्टर्स इन टर्न शुड रोड, तो वो जो पेमेंट आएगी उस डेब्ट की, शुड रोड द प्रोसीड्स ऑफ रीपेमेंट एंड फाइनल एडजस्टमेंट थ्रू द बोरोवर्स बैंक, तो जो कस्टमर का बैंक है उसके थ्रू जो है पेमेंट आएगी। तो इसको लेकर बैंक क्या करेगा, उस फैक्टर से डिस्क्लेमर लेगा कि जो भी पेमेंट आएगी इस बुक डेब्ट को लेके, तो वो बैंकों के थ्रू इसमें आएगी। अगर मान लीजिए कंसोर्टियम एग्रीमेंट है, तो कंसोर्टियम में एक जो लीडिंग बैंक होता है, तो उसमें सारी पेमेंट जो लेंडर ऑफ कंसोर्टियम होगा, जो लीडिंग बैंक होगा, उसके थ्रू आएगी। एक मल्टीपल बैंकिंग भी होता है जिसमें अलग अलग बैंक होते हैं, तो उसमें जो है बैंक अपना देख लेंगे कि किसको किसके अकाउंट के थ्रू जो है इसकी पेमेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका दूसरा इसमें नॉर्म्स हो गया। तीसरा बोला है कि बैंक शुड डिक्लेयर सेपरेटली द एक्सटेंड ऑफ बुक डेट प्रपोज, तो जो बैंक है उसको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि उसने कितने बुक डेट को फैक्टर किया हुआ है, मतलब कितने ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, या कितने ऐसे रिसीवर्स है, या कितने ऐसे बुक डेप्ट है जिसको बैंक ने फैक्टर किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो बैंकों को सेपरेटली डिक्लेयर करनी चाहिए। और और जिसके अगेंस्ट बैंक ने अपना फाइनेंस किया है। ठीक है, तो बैंकों को वो चीज़ें पूरी की पूरी डिक्लेयर करनी है। और तो बैंक मान लीजिए अगर कस्टमर लोन लेने आया हुआ है, ठीक है, बोरोइंग करने आया है, तो जो कस्टमर को लोन सैंक्शन कर रहा था उस टाइम पे बैंकों को इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसने जो है बैंकों ने उसको कितना अमाउंट का फाइनेंस दिया हुआ है फैक्टरिंग के तहत, तो उस हिसाब से लोन एडजस्टमेंट जो है उसको सैंक्शन बैंक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फैक्टर में इंटीमेट द लिमिट सैंक्शन टू द बोरोवर टू द कंसर्न बैंक, तो जो फैक्टर है वो सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को देगा कि उसने कितना लिमिट बोरोवर को सैंक्शन किया है और फैक्टरिंग कितने का किया है, क्योंकि जो फैक्टर है वही जो है सब्सिडी है जो कि फैक्टर के सर्विसेज दे रहा है, तो वो बैंक को जो है इन्फॉर्मेशन देगा। और जो भी फैक्टर किया है उसने डेप्ट या जो रिसीवर्स है या जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसने जो फैक्टर किया है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वो बैंक को देगा। कौन, फैक्टर डायरेक्टली बैंक को देगा, टू अवॉइड डबल फाइनेंस, क्योंकि कस्टमर बैंक से भी ले सकता है, फैक्टर से भी उसी बिल को लेके पेमेंट ले सकता है, तो इसीलिए डबल फाइनेंस को रोकने के लिए जो फैक्टर सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को देगा। लास्ट में आता है कि जितने भी रेगुलेशंस बैंकों के इन्वेस्टमेंट पे लागू होते हैं, तो बैंकों को इन्वेस्टमेंट को लेके जो भी प्रूडेंशियल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं वो इस वाले बिजनेस में भी लागू होते हैं जब वो सब्सिडी के थ्रू एक फैक्ट्री की सर्विसेज दे रहा है। तो सारे के सारे जो रेगुलेशंस है इन्वेस्टमेंट में जो भी लागू होते हैं इस वाले में भी जो फैक्ट्री का बिजनेस सब्सिडी के थ्रू कर रहा है वहां पर भी इसमें लागू होते हैं। जो फैक्टरिंग है ये दो तरह से हो सकती है, विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स में क्या होता है कि अगर ये जैसे हमने अपना एग्जांपल लिया था ना, ये ए और बी, विद रिकोर्स में क्या होगा, ए तो बायर था, उसने बोला मैं 5 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो 5 महीना हो गया और ए ने पेमेंट नहीं की, ए डिफॉल्ट कर गया, तो विद रिकोर्स में क्या होगा कि जो बैंक है वो, जो बी है बी को बोल सकता है कि तुम्हारा जो बॉरोवर है बायर है ए, उसने पेमेंट नहीं की है, तो बी की लाइबिलिटीज में रहती है, तो उसको बोलते हैं विद रिकोर्स। यानी जो सेलर है, कस्टमर जो सेलर ऑफ बिल है उसकी इसमें लायबिलिटी रहती है। ठीक है, सेलर ऑफ बिल जो क्या जिसको आपने फैक्टरिंग की सर्विसेज दी है तो उसकी लायबिलिटी रहेगी, तो उसको बोला था विद रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स में क्या, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं, 0%। बैंक के ऊपर सारा हेडेक है, फैक्टर के ऊपर हेडेक है सारा कुछ, कि वो कैसे अपने लोन की रिकवरी कर रहा है। ये आपका हो गया। और प्रॉपर इसको लेके बैंकों की बोर्ड अप्रूव पॉलिसी आती है। ठीक है, बोर्ड अप्रूव पॉलिसी आती है, और प्रॉपर जो जो आपके इनवॉइसेस है वो प्रॉपर जेन्यून है या नहीं है उसको लेके प्रॉपर बोर्ड अप्रूव पॉलिसी, और बैंकों को उसको मानना चाहिए। एक और बात है कि जैसे कोई भी डिफॉल्ट करता है, जैसे कोई पर्सन जिसने ड्यू का डिफॉल्ट किया, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को आपको देना है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जिसको आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है, तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए जो था बायर डिफॉल्ट कर गया, तो वो इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को देना है, ताकि जो जो भी कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को मिले, और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के थ्रू फ्यूचर में अगर ये बायर किसी और बैंक के पास जाता है तो वहाँ पे उसका हिस्ट्री रहे कि हाँ उसने इस वाले बैंक से जो है अपना फैक्ट्रिंग वाले को डिफॉल्ट किया था, तो सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को भी शेयर करनी है। चलिए, इसके साथ ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पे ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को शेयर करना है, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत ये जो गाइडलाइंस है उसको पूरी करनी है। तो फैक्टरिंग के बारे में देखा था, फैक्टरिंग की सर्विसेज हमने देखा था कि फैक्टरिंग एक्जेक्टली क्या होता है, कि जो कस्टमर है हमारा उसका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या उसके रिसीवर्स या बुक डेप्ट उसको बैंक डिस्काउंट करता है, उसी को फैक्टरिंग बोला जाता है। इसके लिए किन किन चीज़ों को गाइडलाइंस को बैंकों को मानना पड़ता है। पहला चला बोला है कि जो बैंक है और जो फैक्टर है उसको जो जो उसकी कॉमन बोरोवर है, मतलब ऐसे बोरोवर जो बैंक से और फैक्टर्स दोनों के कॉन्टेक्ट में, तो उन कॉमन बोरोवर की इन्फॉर्मेशन आपस में इनको शेयर करनी है। दूसरा बोला है बैंकों को एक लेटर ऑफ डिस्क्लेमर इश्यू करना है फैक्टर को, कि जो भी बुक डेप्ट जो फैक्टर कर रहा है उसकी जो भी पेमेंट होगी, जो भी उसका रीपेमेंट है वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही आएगा। तीसरा बोला है कि बैंक को जो बोरोवर है उसको सेपरेटली अपना जो भी बुक डेप्ट जो कि उसका
बोरोर का जो बुक डेप्ट है वो सेपरेटली बैंक को डिक्लेयर करना है कि ये जो बुक डेप्ट है ये मेरा फैक्टर किया गया फैक्ट्री के द्वारा और बैंक फाइनेंस यहाँ से मिला है, तो बोरोर को पूरा जो है डिक्लेयर करना है। चौथे में बोला है कि जो फैक्टर्स को जो भी लिमिट सेक्शन की गई है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है बैंक को बतानी है। फैक्टर ने अगर किसी कस्टमर को लिमिट सैंक्शन किया या कोई भी पेमेंट किया तो वो इन्फॉर्मेशन जो है बैंक को बतानी है ताकि डबल फाइनेंस ना किया जा सके। लास्ट वाले पॉइंट नेक्स्ट वाले पॉइंट और लास्ट पॉइंट में यही बोला है कि जो फैक्टर्स है इसके रिगार्डिंग जो भी बैंकों को इन्वेस्टमेंट को लेके जो रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है, सेम किसी सब्सिडी के थ्रू अगर बैंक फैक्टर बिजनेस का काम कर रहा है, फैक्टर का काम कर रहा है, तो सारे रेगुलेशन जो कि इन्वेस्टमेंट पे लागू होते हैं बैंकों के इन्वेस्टमेंट करने पे, तो वही वाले रेगुलेशन यहाँ पे भी लागू होंगे। फिर नेक्स्ट में बोला कि फैक्टरिंग दो तरह से हो सकती है, विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स में जो हमारा सेलर है जिसके हमने बिल ऑफ एक्सचेंज या इनवॉइस को हमने फैक्टर किया तो उसकी लायबिलिटी रहती है। विदाउट में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, बैंकों का या फैक्टर का लायबिलिटी रहेगा कि कैसे वो रिकवर करे बायर से। अभी कोर्ट के सारा कुछ ये बैंकों को ही इसमें करना होगा। और कोई हमारा जो बोरोवर है जिसको हमने फैक्टरिंग के तहत उसके बिल को डिस्काउंट किया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को देनी है। ये वो होती है जिसको आरबीआई के द्वारा अप्रूवल मिला होता है, ऑथराइजेशन मिली होती है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज में। और ये जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत सेटअप की गई है। चलिए ये वाला जो टॉपिक है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस, पीडी, प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस। तो इसमें क्या क्या बिजनेस बैंक इसमें कर सकता है। बैंक अगर प्राइमरी डीलरशिप का बिजनेस कर रहा है तो दो तरह से कर सकता है, या तो वो अपनी सब्सिडी के थ्रू कर सकता है या अपना कोई डिपार्टमेंट के थ्रू कर सकता है। ठीक है, अभी प्राइमरी डीलर का बिजनेस इसमें क्या एक्टिविटी बैंक करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी डीलर इसे आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटी। तो प्राइमरी डीलर क्या होगा कि आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड एक एंटिटी होगी दैट इज ऑथराइज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो प्राइमरी डीलर को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद या बेच सकता है, तो वो था हमारा प्राइमरी डीलर। दो तरह के प्राइमरी डीलर है, एक है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर और दूसरा आता है बैंक प्राइमरी डीलर। स्टैंड अलोन कौन सा होगा, सब्सिडी अलग से ओपन की है वो इस प्राइमरी डीलर की एक्टिविटी को कर रहा है। बैंक प्राइमरी डीलर का होगा कि बैंकों का कोई डिपार्टमेंट होगा जो कि प्राइमरी डीलर वाली एक्टिविटी करेगा, यानी सेलिंग या बाइंग का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का काम है बैंकों का एक डिपार्टमेंट भी करेगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो दो तरह से ये कर सकता है, एक प्राइमरी डीलर का बिजनेस अपनी एक सब्सिडी ओपन करेगा जिसको आप स्टैंड अलोन भी बोल सकते हैं, और वो जो है रजिस्टर्ड होगा एज ए एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विद आरबीआई। तो आरबीआई के साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे इस सब्सिडी को रजिस्टर किया जाएगा और वो प्राइमरी डीलर वाले बिजनेस को करेगी। दूसरा हो सकता है कि डिपार्टमेंटली प्राइमरी डीलर, यानी कि बैंकों का एक डिपार्टमेंट होगा जो कि प्राइमरी डीलर की एक्टिविटी करेगा, और वो जो डिपार्टमेंट है उसको कहाँ से रजिस्टर होना पड़ेगा, आरबीआई का आईडीएमडी। आईडीएमडी का फुल फॉर्म क्या है ये नीचे अभी हम देखेंगे। ये है आपका आईडीएफडी, ये आरबीआई का इंटरनल डेप्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, उसके द्वारा ये रजिस्टर्ड होता है जो कि बैंकों का डिपार्टमेंटली अगर बैंकों को ये प्राइमरी डीलर वाली एक्टिविटी करनी तो बैंकों को जो है इंटरनल डेप्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो कि आरबीआई का उससे जो है इसमें अप्रूवल लेना होता है। चलिए दो तरीके का हो गया, इसका हमने डेफिनेशन भी देख लिया कि प्राइमरी डीलर क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम करता है। आरबीआई ने इसको रजिस्ट्रेशन दिया होता है इस काम के लिए। दो तरीके के जो स्टैंड अलोन और प्राइमरी डीलर, बैंक प्राइमरी डीलर। तो स्टैंड अलोन वाले जो प्राइमरी डीलर होते हैं तो या तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक की सब्सिडीज हो सकते हैं, और या फिर कोई और इंडियन सब्सिडी ऑफ एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड, कोई कंपनी जो कि बाहर सेटअप है और इंडिया में उन्होंने कोई सब्सिडी अपनी ओपन की है, या कोई भी कंपनी जो कि कंपनी एक्ट के तहत बनाई गई है और ये एनबीएफसी के तौर पे क्या होता है, रजिस्टर्ड होते हैं। तो स्टैंड अलोन में कोई भी इसमें से हो सकता है। तो एनबीएफसी में हमने देखा ना, तो एनबीएफसी में क्या हो सकता है, कोई भी कमर्शियल बैंक की सब्सिडी हो सकती है, या कोई बैंक जो कि बाहर है और इंडिया में उसने कोई अपनी सब्सिडी ओपन की है, या कोई भी कंपनी जो कि कंपनी एक्ट के तहत सेटअप की गई है या एनबीएफसी के तहत जो रजिस्टर्ड हुई है, तो वो हमारा स्टैंड अलोन यानी कि पहले वाले टाइप का प्राइमरी डीलर का कैटेगरी हो जाएगा। और अब दूसरा आता है हमारा बैंक प्राइमरी डीलर। तो बैंक प्राइमरी डीलर के लिए कोई भी जो बैंक है एलिजिबल होना पड़ेगा, तो उसको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है आरबीआई से वो अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर कोई बैंक चाहता है डिपार्टमेंट के थ्रू ये प्राइमरी डीलर वाली एक्टिविटी करना, तो इसके लिए उसको तीन कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। पहला, मिनिमम नेट ऑन फंड। तो जो बैंकों का जो नेट वर्थ है, नेट ऑन फंड है, उसकी वो कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ होना चाहिए। जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो जो है वो 9% का होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% इसमें होना चाहिए। तीसरा आता है कि जो नेट एनपीए है वो 3% से कम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए का लोन दिया है तो उसमें से जो नेट एनपीए आता है तो 3 रुपए या उससे कम इसमें होना चाहिए, लेस देन 3%। और लास्ट 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें प्रॉफिट बैंकों का होना चाहिए, तभी जो है बैंक इलिजिबल होगा अपना डिपार्टमेंटली प्राइमरी डीलर के लिए आरबीआई से अप्लाई करने के लिए। तो तीन कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। तो ये कंडीशन पूछ सकते हैं कि अगर डिपार्टमेंटली प्राइमरी डीलर की एक्टिविटी करनी है तो उसमें तीन कंडीशन क्या है कि नेट ओन फंड होना चाहिए 1000 करोड़, जो सीआरएआर है बैंकों का 9% होना चाहिए, जो नेट एनपी 3% से कम होना चाहिए, और जो है उसका लास्ट 3 सालों का जो रिकॉर्ड है उसको प्रॉफिट ही जो है शो करना चाहिए, मतलब प्रॉफिट उस बैंक को होना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया की बात की तो ये सभी बैंकों पे लागू होते हैं, जैसे कि बैंक विच डू नॉट
एट प्रेजेंट हैव ए पार्टली और होली ओन सब्सिडी। तो कुछ ऐसे बैंक होगा जिसका कोई भी सब्सिडी नहीं होगा पीडी बिजनेस को लेके, तो वो भी जो है इसमें जो है उन पे भी ये वाला क्राइटेरिया लागू होता है। या फिर कोई बैंक ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी एक सब्सिडी होगा जिसको वो पार्टली या होली ऑन किए होंगे। तो पुराना जो सब्सिडी है जो कि इस बिजनेस को कर रहा है और बैंक चाहता है प्रपोजिंग टू अंडरटेक प्राइमरी डीलर बिजनेस डिपार्टमेंट, मतलब ऑलरेडी बैंकों का एक सब्सिडी है जो कि प्राइमरी डीलर की एक्टिविटी कर रहा है और बैंक चाहता है कि डिपार्टमेंटली भी हम इसको करें, तो उसके लिए भी यही वाली कंडीशंस लागू होती है। मतलब दोनों ही बैंक, एक बैंक जिनका कोई सब्सिडी था और वो डिपार्टमेंटली अपना एक प्राइमरी डीलर का एक्टिविटी करना चाह रहे वो, या जिनका कोई सब्सिडी नहीं था, तो दोनों ही केसेस में जो है ये वाला क्राइटेरिया लागू होता है। जो फॉरेन बैंक इंडिया में ऑपरेट करते हैं, अगर वो प्राइमरी डीलर जो बिजनेस है डिपार्टमेंटली शुरू करना चाहते हैं और बाय मर्जिंग द प्राइमरी डीलर बिजनेस बीइंग अंडरटेकन बाय ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो जो फॉरेन बैंक उन पे भी यही वाला क्राइटेरिया लागू होता है। तो सभी पे, हर तरह के बैंक जिनका पहले से सब्सिडी था या नहीं भी था, तो सभी पे ये वाला जो क्राइटेरिया है ये तीनों पे ही लागू होता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर प्राइमरी डीलर। तो अगर बैंक है उसको प्राइमरी डीलरशिप की एप्लीकेशंस कैसे देनी चाहिए, तो जो बैंक एलिजिबल हो गए जिन्होंने ये तीन जो कंडीशंस इसके तहत ये जो बाकी की जो कंडीशंस है वो पूरी की, तो वो प्राइमरी डीलरशिप की एप्लीकेशंस के लिए उनको अप्रोच करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस। ये आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है डीबीआर यानी डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस, तो उनको अप्रोच करना पड़ेगा और फिर उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग का स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है अप्रूवल का। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेगा बैंक कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन से। उसके बाद ऑन ऑब्टेनिंग, अब इनको यहाँ से अप्रूवल मिल गया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया टीबीआर से, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन से, तब बैंकों को जो है फाइनल जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इंटरनल डेप्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है आरबीआई उसको अथॉरिटी देगा कि वो पीडी बिजनेस अपना डिपार्टमेंटली कर सकता है। तो इस तरह से जो है बैंकों को एप्लीकेशन इसमें देनी होगी। फिर नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है उसी में यही है, प्रोडेंशियल नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या क्या है इस चीज को पीडी के बिजनेस को लेके। पहला इसमें बोला है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी, जो रिस्क मैनेजमेंट जो गाइडलाइंस है, विल बी एज पर द एक्सटेंड गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू बैंक। तो इसको लेके जो भी गाइडलाइंस होगी रिस्क को लेके या कैपिटल, तो जो बैंकों की नॉर्मल गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से ये काम करेगा। दूसरा इसमें होता है जो गवर्नमेंट डेटेड जो सिक्योरिटीज है, जो ट्रेजरी बिल्स, जो कि जो है प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस के तहत जो है बैंकों के पास जो सिक्योरिटीज आई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। बैंकों को जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के लिए आरबीआई ने परमिशन दिया होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर ट्रेजरी बिल्स बैंकों के पास है, तो पीडी बिजनेस के तहत जो बैंकों के पास है, तो उसको एसएलआर कैलकुलेशन के लिए भी बैंक इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा इसमें बोला है कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो बैंकों को जो भी क्लासिफाई किया जाता है या फिर गाइडलाइंस बनाई जाती है बैंकों की, जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, बैंक कुछ सिक्योरिटीज को अपने ट्रेडिंग पर्पज के लिए रखता है ना, तो उनको लेके जो बैंकों की गाइडलाइंस होती है, तो उन गाइडलाइंस को बैंकों को यहाँ पे भी माननी पड़ती है। जो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए जो बैंकों की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को जो सिक्योरिटीज को या ट्रेजरी बिल्स को वो पीडी बिजनेस के लिए कर रहा है, तो उस वाली सिक्योरिटीज पे भी ये वाली गाइडलाइंस काम करेगी। ये वाली गाइडलाइंस बैंकों को, ये जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली गाइडलाइंस बैंक मानता है, तो ये पीडी बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ट्रेजरी बिल्स है, तो उस गाइडलाइंस को यहाँ पे भी जो है मानना पड़ेगा। तो तीन पॉइंट यहाँ पे प्रोडेंशियल नॉर्म्स में आपके हो गए। नेक्स्ट आता है रेगुलेशंस एंड सुपरविजन। तो इसमें बोला है कि जो आरबीआई का जो इंस्ट्रक्शंस रहता है, प्राइमरी डीलर विल अप्लाई टू बैंक पीडी टू द एक्सटेंड एप्लीकेबल। तो आरबीआई इसमें प्रॉपर इसको रेगुलेट करती है। और इसमें बोला है कि जो बैंक है, बैंकों के जितने भी, तो जो नॉर्मल बैंक होते हैं, तो बैंक को कॉल मनी मार्केट में असेस होता है, मतलब कॉल मनी मार्केट से बैंक लैंडिंग या बोरोइंग कर सकता है, या फिर रीफाइनेंस फैसिलिटी बैंकों को मिलती है। बैंकों को जैसे मान लीजिए कोई भी चीज बैंक ने फाइनेंस की है, तो उसको किसी और डिपार्टमेंट ने रीफाइनेंस कर दिया है, या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसमें वो आरबीआई से या बैंकों से ये जो है लोन ले सकते हैं। तो ये सारी सुविधा बैंकों को अवेलेबल रहती है। तो इसी वजह से जो बैंकों का जो पीडी है, जो डिपार्टमेंटली बैंकों की एक्टिविटी कर रहा है, प्राइवेट डीलर का जो बिजनेस कर रहा है, विल नॉट हैव सेपरेट एसेस टू दिस फैसिलिटी, क्योंकि बैंक के साथ ही है तो अलग से इनको एसेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अलग से एसेस देना यानी कि लिक्विडिटी सपोर्ट, ये एक टाइप का लिक्विडिटी सपोर्ट ही तो है। जैसे कॉल मनी मार्केट में एक दिन के लिए अगर हमें लोन चाहिए तो हम ले सकते हैं, या रिफाइनेंस फैसिलिटी, हमने ऑलरेडी किसको लोन दिया है, जैसे आपका होता है कि किसी कई टाइप के बैंक होते हैं जिसमें हमने लोन दिया और फिर हमारे को रिफाइनेंस कर दिया जाता है, जैसे सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने किसी डेवलपमेंट पर्पस के लिए माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन दिया है, तो हम उस लोन को रिफाइनेंस ले सकते हैं सिडबी से। ऐसे और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये रिफाइनेंस की फैसिलिटी भी बैंकों को मिलती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बैंकों को देता है आरबीआई। तो ये सारी सुविधाएं बैंकों को मिलती है। तो इसी वजह से जो बैंकों का जो डिपार्टमेंटली पीडी वाला बिजनेस कर रहा है प्राइमरी डीलर, तो उसको सेपरेटली एसेस नहीं होगा, क्योंकि बैंकों का ही पार्ट है, बैंकों का ही डिपार्टमेंट है। लेकिन जो स्टैंड अलोन पीडी है उनको ये सुविधा मिल जाती है। ठीक है, लिखा नहीं लिक्विडिटी सपोर्ट एज अवेलेबल टू स्टैंड, क्योंकि जो स्टैंड अलोन पीडी है वो अलग से है, वो सब्सिडी की फॉर्म में अलग से सेटअप है, तो उनको सब्सिडी के अलग से यहाँ से सुविधा मिलती है। बट अगर बैंक का डिपार्टमेंट एक पीडी वाली एक्टिविटी कर रहा है प्राइवेट डीलर, तो उसको अलग से एसेस नहीं दिया जाएगा।
तीसरा पॉइंट आता है कि आरबीआई इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन कराएगा कि कैसा वो बिजनेस कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो ऑन साइट मतलब वहाँ जाके बैंक उसकी प्रॉपर आरबीआई उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करता है। चौथा पॉइंट होगा कि जो बैंक प्राइमरी डीलर है तो उसको जो रिक्वायर्ड जो रिटर्न है, आरबीआई ने जितना बताया कि ये रिटर्न आपको सबमिट करनी है, तो वो टाइम टू टाइम जो है रिक्वायर्ड रिटर्न जो है डेटा आरबीआई को भेजना होता है। और अगर कोई मान लीजिए उनके खिलाफ कोई कंप्लेन आई है या उन्होंने कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया गया प्राइमरी डीलर के खिलाफ, तो वो इन्फॉर्मेशन आरबीआई को भेजनी है। ठीक है, कोई भी बैंक पीडी है अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेन आई है या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है बाय द अथॉरिटीज, किसके द्वारा एक्शन, जैसे मान लीजिए सेबी ने या सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसी ने भी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन आरबीआई को देनी है। किसको देनी है? बैंक पीडी को इन्फॉर्मेशन आरबीआई को देनी है। तो ये आपका हो गया रेगुलेशन एंड सुपरविजन। लास्ट आपका हेडिंग है एप्लीकेबिलिटी ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय प्राइम। तो क्या क्या गाइडलाइंस इनके ऊपर एप्लीकेबल होती है? जो हमारे बैंक जो प्राइमरी डीलर तो उन पे कौन कौन सी गाइडलाइंस इशू होती है? तो जो बैंक प्राइमरी डीलर विल बी सब्जेक्ट टू अंडरटेकिंग एंड ऑल अदर एप्लीकेशंस, तो जो स्टैंड अलोन पीडी पे गाइडलाइंस एप्लीकेबल है वो सारी बैंक पीडी पे भी एप्लीकेबल होती है। बैंक पीडी और स्टैंड अलोन पीडी में डिफरेंस क्या है, हमने ऊपर ही देखा था ना। बैंक पीडी क्या है, एनबीएफसी इनके तहत या अलग से सब्सिडी के तहत काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सॉरी, बैंक पीडी डिपार्टमेंट भी काम करते हैं, लेकिन जो स्टैंड अलोन पीडी है वो अलग से अपना सब्सिडी के थ्रू जो है काम करते हैं। तो जो भी गाइडलाइन स्टैंड अलोन पीडी पे लागू होती है प्राइमरी डीलर पे, वही बैंक पीडी पे भी लागू होती है। दूसरा जो बैंक पीडी है आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द प्राइमरी डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पीडीएआई, उनको वो ज्वाइन करना चाहिए। एंड जो फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो उसको भी जो है ज्वाइन करना चाहिए बैंक पीडी को। और उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से एथिकल प्रैक्टिस काम को लेके करनी है ताकि सिक्योरिटी मार्केट अच्छे से काम करे, तो उनको उसकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि FIMMDA और PDA के द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है, तो ये जो बैंक पीडी है उनको वो कोड ऑफ कंडक्ट भी मानना पड़ता है। तीसरा बोला है कि जो रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल पे इतना होना चाहिए, डेली बेसिस पे इतना कम से कम आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और विल नॉट एप्लीकेबल टू बैंक पीडी। तो ये जो स्टैंड अलोन पीडी है उन पे ये चीज़ एप्लीकेबल रहती है ना कि मिनिमम आपको इतने तक का जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना है, पर वो चीज़ इनके ऊपर लागू नहीं है। जो बैंक पीडी है इनका कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। चौथा आता है कि जो बैंक पीडी है तो उनको जो है गाइडलाइंस माननी पड़ती है, जैसे कि बैंक गाइडलाइंस पूरी करता है, जैसे बोरोविंग इन कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, FCNR लोन या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग या और भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसमें जो बैंक गाइडलाइंस मानता है तो बैंक पीडी को भी वो गाइडलाइंस माननी पड़ती है। लास्ट वाला पॉइंट इसमें आता है कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है बैंकों की, तो वो उसको सुटेबली अमेंड करना चाहिए ताकि पीडी एक्टिविटी को भी जो है उसमें इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, और पीडी बिजनेस उसका वही होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसमें जो बैंक एक्टिविटीज कर रहा है, अगर बैंक किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में या कमर्शियल पेपर में या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको पीडी बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। पीडी जनरली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसी के लिए है, कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में अगर बैंक इन्वेस्ट कर रहा है तो पीडी का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो बैंक पीडी है तो इसको जो है जो भी इसकी ट्रांजेक्शन्स हो रही है पीडी डिपार्टमेंट, तो उसकी प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए। तो जो पीडी डिपार्टमेंट बैंकों का जो पीडी जो एक्टिविटी कर रहा है उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसकी ऑडिट प्रॉपर होनी चाहिए। और एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर हैविंग मेंटेन द मिनिमम स्टिपुलेटेड बैलेंस ऑफ 100 करोड़ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन पीडी बुक। तो जो पीडी बुक है ऑनगोइंग बेसिस पे 100 करोड़ तक का उसमें जो मिनिमम बैलेंस रखा है तो उसको लेके ऑडिट इसमें की जानी चाहिए। और जो भी गाइडलाइंस है आरबीआई के द्वारा वो इसने पूरी की है, तो उसको लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड करना चाहिए इंटरनल डेप्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये IDMD कौन सा डिपार्टमेंट है? ये आरबीआई का वही डिपार्टमेंट है जो कि इसको एक तरह से जो है अप्रूवल दे रहा है कि हाँ आप पीडी वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो वो इसी डिपार्टमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन जो है फॉरवर्ड करनी है। कब? क्वार्टरली बेसिस पे। ये आरबीआई का डिपार्टमेंट है जिसने इसको अप्रूवल दिया, तो क्वार्टरली बेसिस पे वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको बैंक पीडी को जो है इन्फॉर्मेशन को शेयर करनी है। चलो इसके साथ ये वाला जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। तो प्राइमरी डीलर का काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो जो प्राइमरी डीलर को हमने देखा था कि दो तरह से काम करते हैं, एक सब्सिडी के तहत भी कर सकते हैं और ये बैंक अपना एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो कि प्राइमरी डीलर पर्पज के लिए रख सकते हैं। सब्सिडी के तहत होगा तो NBFC इस तरह से रजिस्टर्ड होगा, अगर डिपार्टमेंटली होगा तो आरबीआई का जो IDMD डिपार्टमेंट है वो उसको अप्रूवल देगा। जो सब्सिडी वाला है वो आपका स्टैंड अलोन होगा और बैंक पीडी आपका हो जाएगा जो कि डिपार्टमेंटली काम कर रहा है। और जो सब्सिडी वाला जो भी होगा तो इंडिया की कोई सब्सिडी स्टैंड अलोन में क्या होगा कि एक सब्सिडी ओपन की जा रही है। और जो बैंक पीडी वाला होगा उसमें 3 क्राइटेरिया बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब वो एलिजिबल होंगे। मिनिमम नेट ऑन फंड 1000 करोड़, CRAR 9% और नेट जो आपका NPA 3% से कम होना चाहिए और लास्ट 3 साल में प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया इसके लिए मेन मेन है। फिर इसके बाद बोला है कि
कि इसके लिए एप्लीकेशंस कैसे भरनी है प्राइमरी डीलरशिप के लिए। तो कोई भी बैंक अगर इंटरेस्टेड है तो उसका पहले एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। आरबीआई का डीबीआर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, तो उस डिपार्टमेंट के पास इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद एक फाइनल अप्रूवल लेना पड़ेगा आईडीएमडी यानी डिपार्टमेंट इंटरनल डेप्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। तो उसके बाद उनको अथॉरिटी मिलेगी कि वो पीडी बिजनेस जो है डिपार्टमेंटली कर सकते हैं। फिर इसके प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात इसमें की गई थी, तो जो इसको गाइडलाइंस पूरी करनी पड़ती है जो कि बैंकों की नॉर्मल गाइडलाइंस जो बैंक मानता है, तो ये वाली गाइडलाइंस यहाँ पे भी लागू होती है। और जो भी बैंकों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स रखे हैं पीडी बिजनेस के लिए, उसको अपनी एसएलआर कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड कर सकता है। और जो भी बैंक गाइडलाइंस हैंड फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज के लिए मानता है, तो ये जो पीडी बिजनेस है उसके लिए भी गाइडलाइंस बैंकों को माननी पड़ेगी। फिर आपका था रेगुलेशन सुपरविजन में आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। और क्योंकि ये जो बैंक होते हैं नॉर्मल जो बैंक जो कि जिनको एल एफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रीफाइनेंस या मनी मार्केट के तहत जो है लिक्विडिटी का सुविधा मिल जाता है, तो उसी लिए ये जो बैंक पीडी है उसी का पार्ट है, तो उनको अलग से लिक्विडिटी की सुविधा नहीं दी जाएगी जैसे कि स्टैंड अलोन पीडी को दिया जाता है। आरबीआई इसके टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करेगा, और ये जो बैंक पीडी को जो है अपना रिटर्न आरबीआई के पास टाइम टू टाइम सबमिट करना होता है। और अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन है बैंक पीडी के खिलाफ, कोई कंप्लेन सेबी ने जो इनकम टैक्स ने सीबीआई ने या कोई और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो उसके खिलाफ कोई अगर एक्शन लिया तो वो सारे इन्फॉर्मेशन जो बैंक पीडी है वो आरबीआई को देगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ गाइडलाइंस इशूड, तो क्या क्या गाइडलाइंस इसको लेके इशू की जाती है। तो उसमें वही बोला है कि जो बैंक पीडी है वो जो कि स्टैंड अलोन पीडी को जो गाइडलाइंस माननी पड़ती है, बैंक पीडी को भी वो वाली गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। और बैंक पीडी को पीडीएआई यानी कि प्राइमरी डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एफआईडब्ल्यूएमडी यानी कि फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दोनों का जो है दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट बोला है कि जो भी गाइडलाइंस होती है बैंकों को माननी पड़ती है टर्म कॉल मनी या नोटिस मनी के तहत या एफसीएनआर बॉरोइंग के तहत, तो यहाँ पे भी बैंकों को सारी गाइडलाइंस माननी चाहिए। और बैंकों की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उसको टाइम टू टाइम इस तरह से अमेंड करना चाहिए जो कि पीडी एक्टिविटी को जो है इंक्लूड कर सके। फिर बोला है कि जो भी पीडी बिजनेस जो भी बैंक कर रहा है डिपार्टमेंटली, तो वो कंकरेंट उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट में सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि जैसे मिनिमम बैलेंस ऑफ 100 करोड़ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पीडी बुक में ऑनगोइंग बेसिस पे है या नहीं है। और वो सारी रिपोर्ट जो है आईडीएमए को क्वार्टरली बेसिस पे बैंकों को जो है भेजनी चाहिए। इसके साथ ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अंडर राइटिंग इसको हम पार्ट 3 से डिस्कस कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।